नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ समय से पूरे देश को बेचैन कर रखा है। द डोमिनोज इफेक्ट ऑफ सिस्टेमिक ओपैथी, अनपैकिंग द नीट 2026 क्राइसिस। सच कहूं तो ये सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने की बात नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमारे देश के लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य टिका होता है। तो चलिए बिना देर किए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। 22 लाख। एक बार के लिए सोचिए, सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये 22 लाख वो युवा हैं जिन्होंने 2026 की नीट यूजी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और अचानक उन्हें पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। उनके सपने, उनका भविष्य, सब कुछ अचानक से एक चौराहे पर आकर अटक गया है। इस संकट का स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। और इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये पेपर 10 लाख से लेकर 28 लाख रुपए तक में बेचा गया। मतलब एक तरफ वो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत और मेरिट के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी पैरेलल शैडो इकोनॉमी चल रही है। पैसों के दम पर इस माफिया तंत्र ने इस परीक्षा की पवित्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम का पेपर लीक आखिर हुआ कैसे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, एनाटॉमी ऑफ द लीक। इस लीक का पूरा सफर किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से एक इनसाइडर के जरिए पेपर लीक होता है और जयपुर के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचता है। इसके बाद गुरुग्राम का एक बिचौलिया इसे आगे बढ़ाता है। फिर ये राजस्थान के सीकर में 400 मेंबर्स वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचता है और फाइनली वहां से ये केरला में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र तक आता है, जिसने इसे एग्जाम से ठीक एक रात पहले आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये लीक कोई अफवाह नहीं थी। इसके सबूत इतने पक्के थे कि कोई झुठला नहीं सकता। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले जब कुछ कोचिंग टीचर्स ने इस पेपर को चेक किया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। केमिस्ट्री के 120 सवाल एक गेस पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के 90 सवाल बिल्कुल सेम थे। और सुनिए, केमिस्ट्री के 45 सवाल तो ऐसे थे जिनमें कॉमा और फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था, बिल्कुल वैसे के वैसे। ये साफ तौर पर परीक्षा तंत्र में एक बहुत बड़ी सेंधमारी थी। तो इतनी बड़ी सेंधमारी कोई अकेले तो कर नहीं सकता। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एनटीएज स्ट्रक्चरल फेलियर्स। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के काम करने के तरीके में ही कई बड़ी कमजोरियां हैं। इतनी बड़ी एजेंसी अपने काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स किए गए स्टाफ पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। पेपर को ट्रांसलेट करने से लेकर प्रिंट करने तक का काम बाहर आउटसोर्स किया जाता है। अब जब परमानेंट स्टाफ ही नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से देश भर के 550 शहरों में 5500 सेंटर्स को मैनेज करने की जो ये व्यवस्था है, ये इतनी बिखरी हुई है कि पेपर लीक माफिया को आसानी से कमजोर कड़ियां मिल जाती हैं। आपको याद होगा, एनटीए का एक पुराना आधिकारिक बयान है, ये आपका स्कूल टेस्ट नहीं है। एनटीए हमेशा से इस परीक्षा को एकदम अभेद्य और सख्त बताता आया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। आउटसोर्सिंग और कमजोर निगरानी की वजह से जो ये भारी ढांचागत विफलता हुई है, उसने उनकी इस पब्लिक इमेज और आंतरिक सच्चाई के बीच के फर्क को पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस सब पर सरकार का क्या रुख रहा, आइए देखते हैं इस सेक्शन में, एनालाइजिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। जब बवाल बढ़ा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले को एक सामाजिक व्याधि यानी एक सोशल एविल कहा और समाज से सहयोग की अपील की। यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी मानने के बजाय इसे समाज की एक व्यापक समस्या के रूप में पेश किया गया। देखिए, सरकार ने इस मामले की जांच तो सीबीआई को सौंप दी है, जो अपना काम कर रही है। लेकिन इस कहानी का एक पिछला पन्ना भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। 2024 में राधाकृष्णन कमेटी ने ये साफ सिफारिश की थी कि सुरक्षा के लिए परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में बदल देना चाहिए, लेकिन उस सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया गया और हम फिजिकल पेपर्स पर ही टिके रहे। आज उसी का नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन इस पूरे सिस्टम और जांच के बीच उन बच्चों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। हमारा अगला हिस्सा है इम्पैक्ट ऑन ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स। हम अक्सर आंकड़ों में खो जाते हैं, लेकिन डेटा के पीछे इंसान होते हैं। जरा सोचिए बिहार के उस किसान के बारे में जिसने अपने बेटे के एक ड्रॉप ईयर के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी। उस लड़के ने मेहनत की, 650 मार्क्स भी लाया,
वो अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने की वजह से उसका और उसके परिवार का ये सपना अधर में लटक गया है। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये दिखाती है कि जब ऐसा सिस्टम फेल होता है तो उसका नुकसान कितना गहरा होता है। और जो छात्र ईमानदारी से पास हुए थे वो दोबारा परीक्षा देने से इतना डर क्यों रहे हैं? इसका जवाब 2015 के AIPMT पेपर लीक में छुपा है। तब री एग्जाम 1.5 महीने बाद हुआ था और पता है, उस पेपर की कठिनाई का स्तर 10 गुना ज्यादा था। इससे उन छात्रों का भारी नुकसान हुआ जिन्होंने पहली बार अपनी मेरिट से एग्जाम निकाला था। आज 2026 में नीट के छात्रों के मन में भी बिल्कुल यही डर और स्ट्रेस है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? चलिए आते हैं इस सेक्शन पर, ग्लोबल सॉल्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। समाधान के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही जेईई का सफल मॉडल मौजूद है। नीट आज भी फिजिकल पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन पर चल रहा है, जहां कोई भी एक इंसान पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेईई पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसमें रैंडमाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं और पेपर हाईली सिक्योर डिजिटल तरीके से डिलीवर होता है। ये साफ तौर पर एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प है। अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर भी नजर डाल लेते हैं। चीन अपनी गांव परीक्षा के लिए कैसे इंतजाम करता है, एकदम किसी राष्ट्रीय किले की तरह। वहां ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी की जाती है, पुलिस के स्पेशल दस्ते तैनात होते हैं, और कमाल की बात देखिए, परीक्षा वाले दिन सड़कों को खाली करवा के 1.3 करोड़ छात्रों को मुफ्त परिवहन दिया जाता है। ये दिखाता है कि जब आप शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो किस तरह की तैयारी होती है। साउथ कोरिया का उदाहरण तो और भी हैरान करने वाला है। वहां सुनेंग परीक्षा के दिन पूरा देश जैसे रुक सा जाता है। बच्चों को फोकस करने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्टॉक मार्केट के खुलने का समय टाल दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और तो और शोर को रोकने के लिए हवाई जहाज़ों की उड़ानें तक कुछ समय के लिए ग्राउंड कर दी जाती हैं। इसे कहते हैं छात्रों के भविष्य का सम्मान करना। और ये सारी बातें, ये सारी बहस इतनी ज़रूरी क्यों है? आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा ही ले लीजिए। जर्मनी में प्रति 1000 लोगों पर 4 डॉक्टर हैं, अमेरिका में 2.6 हैं, लेकिन भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 0.8 है। मतलब 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर भी पूरा नहीं है। ये आंकड़े चीख कर बता रहे हैं कि हमारे देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का सुरक्षित और पारदर्शी होना कितना ज्यादा क्रिटिकल है। और अंत में हम सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर वो परीक्षाएं जो हमारे भविष्य की मेडिकल फोर्स तैयार करती हैं, हम उन्हें ही सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर हमारे देश के भविष्य और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? जरा सोचिए, जो लोग पैसे देकर इस सिस्टम में आ रहे हैं, वो कल को मरीजों का कैसा इलाज करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस मुद्दे की गहराई समझ आई होगी।